पॉडकास्ट नवी सियासी पिच पर आपका स्वागत है। चलिए जानते हैं बिहार और देश से जुड़ी राजनीति की बड़ी खबरों को। सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। एनडीए के साथ है जेडीयू का समर्थन, नीतीश पर उठे सवाल पर बोले केसी त्यागी। पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, 16 जून से पहले होगा नई सरकार का गठन। जनता ने पीएम मोदी को सिखाया सबक, दिल्ली पहुंचते ही बोले तेजस्वी यादव। निवेश घोटाले के मास्टरमाइंड समीर जोशी के ठिकानों पर ईडी का छापा। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश ने की केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 से 5 मंत्री पद की डिमांड। अब खबरें विस्तार से। एनडीए के साथ है जेडीयू का समर्थन, नीतीश पर उठे सवाल पर बोले केसी त्यागी। लोकसभा चुनाव के नतीजों के बाद दिल्ली में बुधवार 5 जून को एनडीए और इंडिया अलायंस की अलग अलग बैठकें हुई। वहीं इस बीच नीतीश कुमार के एक बार फिर से पॉलिटिकल मूव के सवाल पर जदयू के राष्ट्रीय प्रवक्ता केसी त्यागी ने एएनआई से बातचीत के दौरान जेडीयू का पक्ष रखते हुए कहा कि अब इंडिया अलायंस में वापसी का कोई संभावना नहीं है। कांग्रेस ने जिस तरह का व्यवहार किया उसी का नतीजा है कि आज हम यहाँ हैं। त्यागी ने कहा कि जेडीयू ये साफ कर चुकी है कि चुनाव नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में लड़ा गया। पार्टी कार्यकर्ता सभी अपने नेताओं के लिए कुछ पदों की इच्छा और अपेक्षा रखते हैं, जो गलत नहीं है। हम लोगों का बिना किसी शर्त के एनडीए को सपोर्ट है, लेकिन बिहार को विशेष राज्य का दर्जा मिले जो जनता के हित में है। इसके बिना बिहार का विकास असंभव है। त्यागी ने कहा कि सरकार बनाने का नंबर एनडीए के पास है, न कि इंडिया अलायंस के पास। एक बार फिर नरेंद्र मोदी प्रधानमंत्री बनेंगे। सारण में शांति के साथ बनी रहे लोकतंत्र की गरिमा, जीत के बाद बोले राजीव प्रताप रूढ़ी। सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी ने जीत की हैट्रिक लगा दी है। सारण लोकसभा सीट पर बीजेपी प्रत्याशी राजीव प्रताप रूढ़ी ने बेहद ही क्लोज मार्जिन से लालू प्रसाद की बेटी और आरजेडी प्रत्याशी रोहिणी आचार्य को शिकस्त दी। वहीं बुधवार को एनडीए की बैठक में शामिल होने के लिए दिल्ली रवानगी से पहले उन्होंने पटना एयरपोर्ट पर मीडिया से बात करते हुए कहा कि सारण लोकसभा सीट का परिणाम अपने आप में बेहद अहम था। इस मौके पर राजीव प्रताप रूढ़ी ने कहा कि उन्हें शुक्रिया कहता हूं जिन्होंने मिलकर इस अभियान को सफल बनाया है और मुझे सारण में 5 साल सेवा करने का मौका दिया। उन्होंने कहा कि कल तक मैं छपरा का प्रत्याशी था और अब मैं छपरा का सांसद हूं। जिसने मुझे मत दिया है मैं उसका सांसद तो हूं, लेकिन जिन्होंने मत नहीं दिया उनका भी मैं सांसद हूं। मैं यह भी पीएम मोदी ने राष्ट्रपति को सौंपा इस्तीफा, 16 जून से पहले होगा नई सरकार का गठन। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को राष्ट्रपति को अपना इस्तीफा सौंप दिया है, जिसे राष्ट्रपति ने स्वीकार भी कर लिया। इसके साथ ही अब 17वीं लोकसभा भंग की जा चुकी है। वहीं अगली सरकार के गठन होने तक नरेंद्र मोदी कार्यवाहक प्रधानमंत्री के रूप में काम करते रहेंगे। बता दें कि बुधवार शाम को राष्ट्रपति भवन में पीएम मोदी और उनके मंत्रिमंडल की विदाई भोज भी दी गई। मालूम हो कि देश में लोकसभा चुनाव के नतीजे आ चुके हैं और इसी के साथ ही एक बार फिर एनडीए सत्ता में वापसी करने जा रही है। हालांकि 2014 और 2019 के मुकाबले इस बार तस्वीर अलग है। 18वीं लोकसभा में एक मजबूत विपक्ष भी सामने होगा। गौरतलब है कि 17वीं लोकसभा का कार्यकाल 16 जून 2024 तक समाप्त हो रहा है, यानी 16 जून से पहले नई सरकार का गठन हो जाएगा। लोकसभा चुनाव के रिजल्ट सामने आने के बाद एनडीए गठबंधन सरकार बनाने में जुट गई है। संभावना है कि 8 जून को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी तीसरी बार देश के प्रधानमंत्री पद की शपथ लेंगे। इससे पहले 7 जून को एनडीए की बैठक में उन्हें गठबंधन के नेता चुने जाने की उम्मीद है। बता दें कि चुनावी नतीजों में भाजपा ने 240 सीटों पर जीत हासिल की, वहीं कांग्रेस ने 99 सीटें जीती। बात करें गठबंधन की तो एनडीए के खाते में 292 सीटें हैं और इंडिया गठबंधन के खाते में 240 सीटें हैं। इस बार भाजपा को टीडीपी और जेडीयू के समर्थन के साथ सरकार चलानी होगी। जनता ने पीएम को सिखाया सबक, दिल्ली पहुंचते ही बोले तेजस्वी यादव। लोकसभा चुनाव नतीजों के बाद सबकी नजर सरकार के गठन पर है, तो वहीं इस बीच बैठकों का दौर भी जारी है। बुधवार को एनडीए और इंडिया गठबंधन दोनों की ही दिल्ली में बैठकें हुई। इंडिया गठबंधन की बैठक में शामिल होने पहुंचे तेजस्वी यादव ने दिल्ली पहुंचते ही बड़ा बयान दे दिया। तेजस्वी यादव ने कहा है कि धैर्य के साथ देखते रहिए कि आगे क्या क्या होता है। तेजस्वी यादव ने कहा कि मेरा भारत महान है, देश का मिजाज मोदी के खिलाफ रहा है। हमें खुशी है कि देश के लोगों ने संविधान और लोकतंत्र बचाने के लिए मत दिया और जो मोदी की तानाशाही रही है उनको जनता ने सबक सिखाया। देश के लोगों का जो मिजाज है वो नफरत की राजनीति बर्दाश्त नहीं कर रहे हैं। तेजस्वी ने आगे कहा कि जनता बेकार की बातें सुनना नहीं चाहती। पीएम मोदी 10 साल शासन में रहे लेकिन काम की मुद्दे की बात नहीं कर रहे थे, इसलिए जनता ने उनको सबक सिखाया है। नीतीश बाबू पलटी मारो, कांग्रेस कार्यालय के बाहर लगे नारे।
नीतीश बाबू पलटी मारो, हम तुम्हारे साथ हैं। नीतीश बाबू जल्दी आओ, जल्दी आओ। ये नारे बुधवार को दिल्ली कांग्रेस कार्यालय के बाहर कांग्रेस कार्यकर्ताओं के द्वारा लगाए गए हैं। बुधवार को कांग्रेस कार्यालय के बाहर सैकड़ों समर्थक खड़े होकर यह नारे लगाने लगे। वहीं कार्यालय में कांग्रेस नेता राहुल गांधी अन्य कांग्रेस नेताओं के साथ बैठक कर रहे थे। ज्ञात हो कि लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार एनडीए को झटका लगा है। वहीं इंडी गठबंधन के लिए राहत वाली खबर है। एक और जहां एनडीए को 293 सीट मिले हैं, लोकसभा चुनाव का सबसे अमीर उम्मीदवार करना पड़ा करारी हार का सामना। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित कर दिए गए हैं। इस चुनाव में कुछ ऐसे भी प्रत्याशी रहे जिनकी संपत्ति के बारे में जब आप सुनेंगे तो आपकी आंखें फटी की फटी रह जाएगी। तमिलनाडु में एआईएडीएमके के उम्मीदवार अत्राल अशोक कुमार इस लिस्ट में बिल्कुल फिट बैठते हैं। इनके पास 500 करोड़ रुपए से अधिक की संपत्ति है। भले ही यह तमिलनाडु के सबसे अमीर प्रतियोगी रहे हों, लेकिन उन्हें इस चुनाव में करारी हार का सामना करना पड़ा। चुनाव आयोग द्वारा प्रकाशित परिणामों के अनुसार डीएमके के केई प्रकाश ने कुमार को 2,36,000 से अधिक मतों से हराया। जब एआईएडीएमके उम्मीदवार ने अपना पहला नामांकन दाखिल किया था तो उन्होंने उस समय 583.48 करोड़ रुपए की शुद्ध संपत्ति घोषित की थी। इरोड के 53 वर्षीय कुमार ने तब 526.53 करोड़ रुपए की चल संपत्ति दिखाई थी, जबकि अचल संपत्ति अर्जित और विरासत में मिली 56.95 करोड़ रुपए की थी। बी टीम से बीती हुई टीम, करारी हार के बाद बीजद और वाईएसआरसीपी पर कांग्रेस का तंज। मंगलवार को भाजपा ने ओडिशा में पिछले 24 साल से सत्ता पर काबिज बीजद को सत्ता से बेदखल कर सत्ता हासिल कर ली। बता दें कि लोकसभा चुनावों में बीजद को एक भी सीट नहीं मिली है। इस बीच कांग्रेस ने बुधवार को विधानसभा और लोकसभा चुनावों में करारी हार का सामना करने के बाद बीजद और वाईएसआरसीपी पर निशाना साधा। कांग्रेस ने कहा कि भाजपा की बी टीम से वे बीती हुई टीम बन गए हैं। जानकारी के लिए बता दें कि वाईएस जगन मोहन रेड्डी के नेतृत्व वाली वाईएसआरसीपी को आंध्र प्रदेश विधानसभा चुनावों में चंद्रबाबू नायडू के नेतृत्व वाली टीडीपी के हाथों करारी हार का सामना करना पड़ा। वाईएसआरसीपी को लोकसभा चुनावों में महज 4 सीटें ही मिल पाई हैं। लोकसभा नतीजे के बाद प्रियंका गांधी ने भाई राहुल के लिए शेयर किए इमोशनल पोस्ट। कभी पप्पू तो कभी शहजादे कहे जाने वाले कांग्रेस नेता राहुल गांधी को आखिरकार भारत जोड़ो न्याय यात्रा से फायदा हुआ। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजों में आईएनडीआई गठबंधन के अच्छे प्रदर्शन देखने को मिले हैं। इस चुनाव में कांग्रेस ने उन राज्यों में भी बेहतरीन प्रदर्शन दिया जहां वे पिछले 10 सालों से हार रही थी। इस अच्छे प्रदर्शन के पीछे गांधी सिबलिंग का बहुत बड़ा मेजर रोल रहा है। लोकसभा चुनाव 2024 के नतीजे घोषित होने के अगले दिन प्रियंका गांधी ने अपने प्रिय भाई राहुल गांधी को एक इमोशनल पोस्ट लिखा। इस पोस्ट के साथ प्रियंका गांधी ने एक तस्वीर भी शेयर की है जो कई सवाल खड़े कर रही है। प्रियंका गांधी ने एक कार्टून शेयर किया जिसमें एक तरफ राहुल गांधी रंग बिरंगे गुब्बारे लिए खड़े नजर आ रहे हैं, तो वहीं उनके खिलाफ पीएम मोदी, अमित शाह, मीडिया, ईडी, सीबीआई समेत कई लोग दिख रहे हैं। अयोध्या सीट से बीजेपी के हार पर खूब वायरल हो रहा ये पोस्ट। यूपी के फैजाबाद, जिसे अब अयोध्या के नाम से जाना जाता है, उत्तर प्रदेश की एक अहम लोकसभा सीट पर भाजपा प्रत्याशी लल्लू सिंह को हार का सामना करना पड़ा। 55,000 वोटों से उन्हें समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार अवधेश प्रसाद ने शिकस्त दे दी। इस मामले पर सोशल मीडिया पर सिंगर सोनू निगम से जुड़ा एक पोस्ट वायरल हो रहा है। यह पोस्ट सिंगर सोनू निगम ने नहीं किया है। दरअसल सोनू निगम नामक एक शख्स ने एक्स पर पोस्ट किया है जिसे सोशल मीडिया पर वायरल किया जा रहा है। इस पोस्ट पर लिखा है, जिस सरकार ने पूरे अयोध्या को चमका दिया, नया एयरपोर्ट दिया, रेलवे स्टेशन दिया, 5 सालों के बाद राम मंदिर बनवा कर दिया, पूरी की पूरी एक टेम्पल इकोनॉमी बना कर दी, उस पार्टी को अयोध्या जी सीट पर संघर्ष करना पड़ रहा है। शर्मनाक है अयोध्या वासियों। महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन पर देवेंद्र फडणवीस ने की इस्तीफे की पेशकश। देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में बीजेपी के खराब प्रदर्शन की जिम्मेदारी लेते हुए उप मुख्यमंत्री पद से इस्तीफे की पेशकश की है। उन्होंने एक बयान में कहा है कि महाराष्ट्र में बीजेपी को जो झटका लगा उसकी पूरी जिम्मेदारी मैं लेता हूं, क्योंकि पार्टी का नेतृत्व मैं कर रहा था। मैं विधानसभा चुनाव के लिए राज्य में भारतीय जनता पार्टी को पूरा समय देना चाहता हूं। मैं बीजेपी आलाकमान से अनुरोध कर रहा हूं कि वे मुझे सरकार की जिम्मेदारी से मुक्त कर दें, ताकि मैं आगामी चुनावों के लिए पार्टी के लिए कड़ी मेहनत कर सकूं। बता दें कि महाराष्ट्र में बीजेपी सिर्फ 9 लोकसभा सीटें जीत सकी है। वहीं उसके गठबंधन सहयोगी शिवसेना, एकनाथ शिंदे और एनसीपी अजित पवार क्रमशः 7 और 1 सीट जीत सके। राज्य की 48 सीटों में एनडीए को सिर्फ 17 सीटें मिली। इंडिया ब्लॉक को 30 सीटों पर जीत हासिल हुई।
लोकसभा चुनाव में सभी ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की जमानत जब्त। इस बार लोकसभा चुनाव लड़ने वाले सभी 3 ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों की जमानत जब्त हो गई है, जो देश में राजनीतिक प्रतिनिधित्व पाने के लिए इस समुदाय के सामने आने वाली चुनौतियों को उजागर करता है। भारत में अभी तक किसी ट्रांसजेंडर ने लोकसभा चुनाव नहीं जीता है। तीनों ट्रांसजेंडर उम्मीदवारों ने निर्दलीय के रूप में चुनाव लड़ा था। धनबाद से चुनाव लड़ने वाली सुनैना किन्नर को 3462 मत मिले। दक्षिणी दिल्ली से उम्मीदवार राजन सिंह को 325 मत मिले, जबकि दमोह मध्य प्रदेश से चुनाव लड़ने वाली दुर्गा मौसी को 1124 मत मिले। इनमें से कोई भी ट्रांसजेंडर उम्मीदवार जीत के करीब भी नहीं पहुंच पाया और सभी अपनी जमानत राशि बचाने में भी असफल रहे। कांग्रेस की सरकार बनाने की कवायद नहीं होगी सफल। एचडी कुमारस्वामी। जनता दल सेक्युलर के नेता एचडी कुमारस्वामी ने बुधवार को कहा कि कांग्रेस की केंद्र में सरकार बनाने की कोशिश सफल नहीं होगी। एनडीए के घटक दलों की बैठक में शामिल होने के लिए जेडीएस नेता एचडी कुमारस्वामी दिल्ली के लिए रवाना होने से पहले पत्रकारों से बात करते हुए कांग्रेस की ओर से सरकार बनाने की कवायद पर पूछे गए सवाल का जवाब देते हुए कहा, कुछ नहीं होगा। बता दें कि कुमारस्वामी जेडीएस में दूसरे नंबर के नेता हैं। उन्होंने एनडीए उम्मीदवार के तौर पर मांड्या सीट से लोकसभा चुनाव जीता है। पार्टी के उम्मीदवार मल्लेश बाबू कोलार से जीते हैं। हालांकि हासन से पार्टी उम्मीदवार प्रज्वल रेवन्ना चुनाव हार गए हैं। एनडीए की जीत पर विदेशों से मिल रही पीएम मोदी को बधाई। जनता ने एनडीए को सरकार बनाने के लिए 292 सीटें जिताई हैं। इसी को लेकर देश सहित विदेशों से बड़े बड़े नेताओं ने भी पीएम मोदी को जीत की बधाई दी है। इसी के तहत इटली के प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी ने पीएम मोदी को जीत की बधाई दी, जिस पर अब पीएम मोदी ने रिप्लाई किया है। पीएम मोदी ने धन्यवाद देते हुए लिखा कि आपकी शुभकामनाओं के लिए धन्यवाद प्रधानमंत्री जॉर्जिया मेलोनी। हम भारत इटली की रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत बनाने के लिए प्रतिबद्ध हैं, जो हमारे साझा मूल्यों और हितों पर आधारित है। वहीं मालदीव के राष्ट्रपति मोहम्मद मोइज्जू ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को बधाई दी और लिखा कि भाजपा और नरेंद्र मोदी के नेतृत्व वाले एनडीए को 2024 के भारतीय आम चुनाव में लगातार तीसरी बार सफलता मिली। विश्व पर्यावरण दिवस पर पीएम मोदी ने लॉन्च किया एक पेड़ मां के नाम कैंपेन। बुधवार 5 जून को वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे यानी विश्व पर्यावरण दिवस मनाया गया। इस अवसर पर लोगों को पर्यावरण के प्रति जागरूक करने के लिए खुद प्रधानमंत्री मोदी ने बुधवार को बुद्ध जयंती पार्क में पौधा लगाकर एक पेड़ मां के नाम से एक कैंपेन शुरू किया है। इसका उद्देश्य देश भर में अभियान चलाकर पौधारोपण करवाना है। प्रधानमंत्री की योजना है कि इस अभियान के जरिए देश भर में पौधारोपण के प्रति लोगों को जागरूक किया जाए, ताकि बढ़ रहे ग्लोबल वार्मिंग से निपटा जा सके। निवेश घोटाले के मास्टरमाइंड समीर जोशी के ठिकानों पर ईडी का छापा। प्रवर्तन निदेशालय ईडी ने करोड़ों के निवेश घोटालों के आरोपी समीर जोशी की कंपनी के महाराष्ट्र और गोवा स्थित ठिकानों पर छापा मारा है। समीर जोशी की कंपनी का नाम श्री सूर्या मल्टी लेवल मार्केटिंग है। बता दें कि समीर जोशी पर 5000 से अधिक निवेशकों से 200 करोड़ से अधिक रुपए ठगने का आरोप है। ईडी ने श्री सूर्या मल्टी लेवल मार्केटिंग कंपनी की महाराष्ट्र और गोवा स्थित संपत्तियों को जब्त किया है। नागपुर, अकोला, मंडगांव और अमरावती से कंपनी की चल और अचल संपत्तियों को जब्त किया गया। इनकी कुल कीमत 38.33 करोड़ रुपए आंकी गई है। ईडी ने यह कार्रवाई धन शोधन निवारण अधिनियम 2002 के तहत की है। नीतीश और चंद्रबाबू नायडू सबके हैं। संजय राउत का पीएम मोदी पर तंज। लोकसभा चुनाव में किसी भी पार्टी को पूर्ण बहुमत नहीं मिलने और एनडीए की सरकार बनाने की अटकलों के बीच उद्धव गुट के नेता संजय राउत ने बुधवार को पीएम मोदी पर कटाक्ष किया। उन्होंने कहा कि गठबंधन की सरकार चलाना नरेंद्र मोदी की ताकत नहीं है। उन्होंने आगे कहा कि भारतीय जनता पार्टी अब गठबंधन बनाने की कोशिश कर रही है, लेकिन वह पहले मोदी की सरकार और मोदी की गारंटी की बात करते थे। संजय राउत ने कहा कि बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार और टीडीपी प्रमुख चंद्रबाबू नायडू सबके दोस्त हैं। मुझे नहीं लगता कि उन्हें लोकतंत्र और संविधान के लिए खतरा पैदा करने वालों का समर्थन करना चाहिए। अरविंद केजरीवाल को लगा बड़ा झटका। 14 दिनों की बढ़ी न्यायिक हिरासत। दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल को एक बार फिर कोर्ट से बड़ा झटका लगा है। कोर्ट ने दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत की अर्जी खारिज कर दी है। कोर्ट ने केजरीवाल की अपील को खारिज कर दिया, साथ ही न्यायिक हिरासत को 19 जून तक बढ़ा दिया है। दिल्ली के राउज एवेन्यू कोर्ट ने बुधवार को अरविंद केजरीवाल के अंतरिम जमानत को लेकर सुनवाई हुई। केजरीवाल ने सेहत का हवाला देते हुए अवश्य जांच के लिए 7 दिनों की अंतरिम जमानत की मांग की थी। केजरीवाल की अंतरिम जमानत का विरोध करते हुए जांच एजेंसी ईडी ने केजरीवाल पर अदालत को गुमराह करने का आरोप लगाया था। ईडी ने कहा था कि लगातार चुनाव प्रचार कर रहे केजरीवाल का स्वास्थ्य तब खराब हुआ जब सरेंडर करने का समय आया। दोनों पक्षों को सुनने के बाद कोर्ट ने फैसला सुरक्षित रख लिया है।
2025 में नीतीश के नेतृत्व में लड़ेंगे चुनाव, विजय चौधरी का बयान। लोकसभा चुनाव में परिणाम भले ही एनडीए के लिए बड़ा फायदेमंद नहीं रहा हो, लेकिन बिहार में जदयू को इससे बड़ा फायदा मिला है। चुनाव से पहले यह माना जा रहा था कि अगर परिणाम बेहतर नहीं रहे तो जदयू का अस्तित्व भी समाप्त हो सकता है, लेकिन चुनाव में जिस तरह का प्रदर्शन जदयू ने किया उससे पार्टी में ऊर्जा भर गई है। इसी का नतीजा है कि अब पार्टी ने साफ कर दिया है कि 2025 के विधानसभा चुनाव बिहार में नीतीश के नेतृत्व में ही लड़ा जाएगा। जेडीयू के वरिष्ठ नेता विजय चौधरी ने बुधवार को कहा कि 2024 के लोकसभा इलेक्शन रिजल्ट ने 2025 में होने वाले बिहार विधानसभा चुनाव का मार्ग भी प्रशस्त कर दिया है। कई कांग्रेस नेताओं पर होगा बड़ा एक्शन, प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश सिंह करा रहे जांच। लोकसभा चुनाव 2024 में बिहार एनडीए को झटका लगा है, वहीं इंडी गठबंधन के लिए राहत वाली खबर है। लोकसभा चुनाव में कांग्रेस को 3 सीटें मिलने पर प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने महागठबंधन के कार्यकर्ताओं और जनता को बधाई दी। साथ ही दल के नेताओं को चेताया है कि पार्टी के खिलाफ काम करने वालों को नहीं बख्शेंगे। बिहार कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष अखिलेश प्रसाद सिंह ने बुधवार को सदाकत आश्रम में प्रेस कॉन्फ्रेंस किया। उन्होंने कहा कि बिहार और देश की जनता ने मोदी जी को आईना दिखाने का काम किया है। जनता ने बता दिया कि सिर्फ भाषण से काम नहीं चलने वाला है। उन्होंने आगे कहा कि कुछ गड़बड़ियां हमारे दल के नेताओं ने भी की है। पार्टी के कुछ नेताओं ने काम ठीक ढंग से नहीं किया, साथ ही दूसरी पार्टी की मदद की। हम उसकी भी जांच कर रहे हैं। जो लोग भी गड़बड़ किए हैं उनको मैं कहना चाहता हूं कि वैसे लोगों की पार्टी में कोई जगह नहीं होनी चाहिए। एनडीए की बैठक में सीएम नीतीश ने की केंद्रीय मंत्रिमंडल में 4 से 5 मंत्री पद की डिमांड। लोकसभा चुनाव में 12 सीटें जीतने के बाद और भाजपा के अकेले बहुमत से चूकने के बाद सत्तारूढ़ एनडीए के एक मजबूत सहयोगी के रूप में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का कद बढ़ गया है। वहीं मीडिया के हवाले से यह कहा जा रहा है कि बुधवार को हुई बैठक में टीडीपी ने 6 मंत्रालयों समेत स्पीकर पद की मांग की है। वहीं जेडीयू ने 4 से 5, चिराग ने 2, मांझी ने 1, सिंधे ने 2 मंत्रालयों की मांग की। वहीं जयंत ने कहा कि हमें इलेक्शन के पहले 1 मंत्री पद देने का वादा किया गया था। इसी तरह अनुप्रिया पटेल भी 1 मंत्री पद चाहती हैं। चुनावी नतीजों के बाद सीएम योगी ने सीनियर अधिकारियों की बुलाई बैठक। लोकसभा चुनाव के नतीजे घोषित किए जाने के बाद अब यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने गुरुवार को सीनियर अधिकारियों की बैठक बुलाई है। सीएम योगी लखनऊ में अधिकारियों के साथ विभागों के काम की समीक्षा करेंगे। लोकसभा चुनाव के बाद सीएम योगी की यह पहली मीटिंग होगी। सीएम योगी अधिकारियों से उनके कामकाज की समीक्षा करेंगे। अब बढ़ते हैं आज के सवाल की ओर। आज का सवाल है कि लोकसभा चुनाव 2024 में एनडीए की सीटें कम होने की क्या वजह है? आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताएं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।